हेलो। हेलो चिक। हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल का जो हमारा सेशन हुआ था, उस सेशन में हमने बोला था आपको कि आपको पॉइंट्स रीड करने हैं। आप सबने रीड किए क्या? कहाँ से? 43 से 100 तक। और उसके अलावा मैंने आपको चार्ट बुक के कुछ 2 पेज पढ़ने बोले थे, पढ़ लिए? समझा लाइन बाय लाइन? और उसके बाद मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करने बोला था। आई होप ये सब आपने किया रहेगा और आपको एमसीक्यू के आंसर भी आए पक्के से। चेक करना है अभी? ओके। तो आज का, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, टेक योर फास्ट ट्रैक पॉइंट्स। फास्ट ट्रैक पॉइंट्स आपके 100 तक हुए थे, मतलब आपने इलास्टिसिटी वाला पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। मतलब ऐसा समझ लो कि आपने क्या किया है, चैप्टर नंबर 2 जो है डिमांड वाला चैप्टर, वो कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर का टारगेट आपको देना है। तो आपके लिए आज 100 से लेकर 140 तक जाना है आपको। 140 मतलब सिर्फ 40 पॉइंट्स कर पाओगे? पक्का? वेरी गुड। तो इतना सा करना है आपको पार्ट। आपको 40 पॉइंट्स पढ़ने हैं अच्छे से। और साथ साथ में आपको पता होगा इस रिवीजन बुक में आपको कंसेप्ट दिए स्लाइड्स के थ्रू, वो भी आपको साथ साथ में रिवाइज करना है। ब्रश अप हो जाएगा कंसेप्ट पूरा अच्छे से। ठीक है। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोलिए क्या लिखा है? डैश इंडिकेट्स चेंजेस इन द कंज्यूमर्स परचेसिंग हैबिट्स डिपेंडिंग ऑन द प्राइस वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्या लगता है आपको आंसर? डिमांड शेड्यूल? श्योर? सर हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा सर, तो वही रहना चाहिए सर, ऐसा सोच रहे हो आप? नहीं ना, क्योंकि एग्जाम में तो पूरा सिलेबस आने वाला है। आपको बोला है चेंजेस इन द कंज्यूमर्स परचेसिंग हैबिट, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस वेरिएशन मतलब चेंजेस इन द प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज और प्राइस में चेंज कहाँ पढ़ते हो आप? ये डिमांड शेड्यूल में पढ़ते हो आप। समझे कि नहीं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट हैव ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर? क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? जब जब प्राइस बढ़ेगा, सेम इनकम में अब कम क्वांटिटी मिलेगा, तो आपका परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एवरीबॉडी समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और गुड occur as a result of change in the प्राइस ऑफ द गुड्स। ये बोनस मार्क्स है आपके लिए, समझ लो। जो जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे उसी पर ही डायरेक्टली। चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स अदर देन द प्राइस इज नोन एज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। बिकॉज जब अदर फैक्टर्स की वजह से होता है तब शिफ्ट होता है, जब प्राइस की वजह से होता है तो मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व होता है। याद आया? डैश refers to consumers reaction to the change in the relative price of two products keeping the total utility constant. Income effect. D, law of equimarginal utility. Substitution effect. क्या लगता है आपको? Yes, it is substitution effect. Why it is substitution effect? Consumers reaction to the change in the relative price of two products. कंज्यूमर क्या करता है जब रिलेटिव प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट, मतलब एक का प्राइस दूसरे के मुकाबले बढ़ जाए या एक का प्राइस दूसरे के मुकाबले घट जाए, तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होता है? या तो वो इस गुड्स को छोड़कर उधर जाएगा या तो उस गुड्स को छोड़कर इधर आएगा। इसी को तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। सर वहां लिखा था सर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली स्विचिंग करते वक्त आपको यूटिलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, तभी तो तुम स्विच होगे।
अदरवाइज प्राइस तो क्या है, आप सपोज बाटा का चप्पल यूज कर रहे हो और स्लीपर का प्राइस कम हो गया तो तुम क्या बाटा का चप्पल छोड़ के स्लीपर पे नहीं शिफ्ट होते ना, यूटिलिटी सेम रखते हैं ना आप, दिमाग में आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो सेम रहता है। करेक्ट, करेक्ट आंसर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सर फिर वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है सर? वो है कि अगर आपके पास सपोज 1000 रुपए है, उस 1000 रुपए को आपने सपोज दो चीजों पे खर्च किया, मूवी और डिनर पे, तो 1000 रुपए जब लास्ट रुपया स्पेंड किया था तब मूवी एज वेल एज डिनर का मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस शुड बी सेम। याद आया? तो उसका लॉजिक भी वही है, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम यू ऑफ जेड अपॉन पी ऑफ जेड, अगर आपने तीन चीजों पे खर्च किया रहेगा तो। याद आया? वो था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। Dash refers to effect of change in the price of a product on the consumer's purchasing power. Very good. Income effect, क्योंकि इनकम इफेक्ट में क्या होता है, परचेसिंग पावर चेंज होता है, इनकम नहीं चेंज होता है। मैंने आपको चार चार बार बोला था ये बात, याद होगी तो आपको। When the price of good X goes up, demand for good Y in the construction sector decreases. Good X and Y may be complementary goods. Why complementary goods? Because they have inverse relationship. Are you understanding? And sir वो may भी क्यों लिखा है सर? क्योंकि complementary goods के केस में हर वक्त नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, बट हर नेगेटिव रिलेशनशिप के गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी नहीं है। ये भी एग्जांपल अपन ने लिया था क्लास में। Expansion and contraction of demand means मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, बिकॉज हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर रखते हैं प्राइस। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ऑब्वियसली हम सेम डिमांड कर्व में या तो ऊपर लेफ्ट की तरफ जाएंगे या तो नीचे राइट की तरफ आएंगे। याद आया? द बीसी पार्ट ऑफ द कर्व इन द डायग्राम इज डिमांड कर्व ऑफ डैश। वाई इंफीरियर गुड्स? BC वाला पार्ट ये है दोस्तों, ये इनकम था, ये आपका B लेवल पर डिमांड था, और फिर C लेवल यहाँ पर है, तब आपका इनकम बढ़ गया और डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। इनकम बढ़ गया और डिमांड कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम बढ़ने के बाद आपका डिमांड कम हो रहा है, मतलब वो गुड्स कौन से गुड्स है? इंफीरियर गुड्स है। अंडरस्टूड क्या एवरीबॉडी? वाई एक्सिस पर प्राइस नहीं लिखा है, वाई एक्सिस पर इनकम लिखा है, याद रखिए ये बात। 10th question, income distribution affects the market demand for commodities। आपको याद है इंडिविजुअल डिमांड के 4-5 पॉइंट्स थे और बाद में मार्केट डिमांड था। यस, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है दोस्तों, मेरे इकोनॉमी का डिमांड अगर मुझे देखना है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पूरे इकोनॉमी के सभी लोगों के पास पैसा रहेगा तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा। याद आया? Next, assume that the market demand curve for soft drinks is known and given to us. With the onset of hot weather, the price remaining the same, the consumer would move to a higher demand curve. क्यों? क्योंकि आपका डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा। अरे कौन सा इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के बारे में। तो ऑब्वियसली अभी वेदर कंडीशन अगर हॉट रहेंगे तो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, और जब लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो कोल्ड ड्रिंक का डिमांड अदर फैक्टर की वजह से बढ़ा। सोच समझ रही है कि आपको? तो फिर आपका डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा कि शिफ्ट होगा? शिफ्ट होगा। आर यू जेपिंग? नेक्स्ट पार्ट, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स रियल इनकम इफेक्ट इज डैश, पॉजिटिव? एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या सोचकर बोला था पॉजिटिव? नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ा तो, मैडम इनकम क्यों बढ़ा रहे हो मैडम? क्या वर्ड लिखा है देखिए, क्या वर्ड लिखा है? वर्डिंग क्या है? इनकम इफेक्ट। अरे इनकम इफेक्ट में इनकम चेंज नहीं करने का, परचेजिंग पावर चेंज करने का। तो जब तेरा प्राइस बढ़ेगा, जब तेरा प्राइस बढ़ेगा
तो तेरा परचेजिंग पावर कम होता है। कौन सा रिलेशनशिप है ये? नेगेटिव रिलेशनशिप है ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव। करेक्ट। और अब आपके मन का क्वेश्चन ये है, आपके मन का क्वेश्चन, इसलिए जानबूझ के एक साथ रखा है। ये क्या बोल रही है क्वेश्चन में? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब बोलो पॉजिटिव क्यों? इनकम अब अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ेगा। अब इनकम चेंज करना अलाउड है क्या? यस अलाउड है, क्योंकि इनकम इफेक्ट नहीं लिखा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है। आर यू जेबिंग? यस। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा पॉजिटिव। यहां पे आप बोलोगे इनकम अप एरो इज इक्वल टू डिमांड अप एरो। इनकम अप एरो इज इक्वल टू डिमांड अप एरो। Which goods have income elasticity greater than 1 and which goods have less than 0? ग्रेटर देन 1 आएगा लग्जरी में, क्योंकि तेरा इनकम बढ़ा तो तू ज्यादा खर्चा किस पर करेगा? लग्जरी पर करेगा। सही बात है ना? और लेस देन 0 मतलब क्या होता है? नेगेटिव। रिलेटिवली इनइलास्टिक नहीं, नेगेटिव। समझ में आया? तो फिर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहां आता है? इंफीरियर गुड्स के केस में। वो जो बीसी वाला पार्ट था वो वही तो था। तो फिर करेक्ट आंसर आएगा आपका लग्जरी एंड इंफीरियर गुड्स। ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो अपन ने क्लास में कवर किया था दोस्तों। बोलो आंसर क्या है? मार्केट डिमांड इज अ डैश एंड डैश समेशन। हॉरिजॉन्टल एंड लैटरल समेशन मतलब 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली। बराबर क्या? नेक्स्ट पार्ट। बाय द वे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड लैटरल? हॉरिजॉन्टल, लैटरल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। फॉर अ कमोडिटी विद अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस then the consumer's total expenditure would remains constant. Sure, yes, absolutely, because आपको याद है इन एक्सपेंडिचर मेथड के तक क्या करना है? सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। एक्सपेंडिचर मेथड के तक सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। कौन सी 3 बातें है सर? लिखेंगे साथ में। यहाँ पर आपके फास्ट ट्रैक नोट्स में था वो, इसलिए मैं जानबूझ के डिस्कस नहीं किया। एक बात समझिए, आपके नोट्स है ना, ये हो या ये हो, इसका एक ना एक वर्ड मैंने टाइप किया है। डिजाइनर ने सिर्फ डिजाइन किया है, टाइपिंग पूरा मैंने किया, तो मुझे पता है किस चीज़ को मैंने कहाँ पे रखा है, क्या किया है। इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ इसका अगला क्वेश्चन देखिए ये होता है, इसके बाद देखिए ये आपका मन का क्वेश्चन। समझे? मैं आपके लेक्चर के पहले पढ़कर नहीं आता हूँ किसके पहले क्या है और बाद में क्या है। ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे 17 साल हो गए हैं। आपको लगता है अभी भी पढ़कर आने की जरूरत है मेरे को? फिर ईच एंड एवरी वर्ड आई हैव टाइप, तो आई नो कि कहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो फास्ट ट्रैक नोट्स में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में मैंने आपको आउटले मेथड का समरी दिया हुआ है। उस समरी में लिखा था प्राइस अगर बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर घटेगा और एक्सपेंडिचर अगर घटेगा, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी लेस देन 1। अगर प्राइस बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर घट जाएगा, प्राइस घटने के बाद एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ये भी लिखा था वहां पर। अब लास्ट पॉइंट जो इस चीज का आंसर है वो है कि प्राइस घटो या प्राइस बढ़ो, कुछ भी हो जाए, आपका एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो आपका इलास्टिसिटी वैल्यू इक्वल टू 1 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये समरी आपके फास्ट ट्रैक नोट्स में लिखा था। आपको तो याद ही हो गया रहेगा सब कुछ, हाँ पक्का? चलिए आगे बढ़े। समरी लिखा सबने? प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन, इधर डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है। प्राइस एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन, इधर इनवर्स रिलेशनशिप आ रही है। तो उस केस में ई लेस देन 1, ई ग्रेटर देन 1।
ऐसा होता है। और E इज इक्वल टू 1 तब होगा जब आपका प्राइस एक्सपेंडिचर में कोई कनेक्शन नहीं, आपका प्राइस बढ़ो कम हो, आपका एक्सपेंडिचर सेम है, उसको E इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। इधर बस वर्ड अगर चेंज हो जाए, प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, क्वांटिटी डिमांडेड अगर सेम है, अब इलास्टिसिटी कितना है, प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, तो खिड़की से बाहर कूद जाओ, दौड़ के जाओ और खिड़की से बाहर कूद जाओ, क्या होगा? E इज इक्वल टू 0 होगा। अरे क्या मजाक कर रहे हो? क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, प्राइस बढ़ने के बाद में प्राइस घटने के बाद में अगर डिमांड सेम है, वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, E इज इक्वल टू 0 होता है वो। आउटले मेथड नहीं है, ये नॉर्मल है। लिख लो, ये भी लिख लो, काम में आएगा जिंदगी में। डन, आगे बढ़े। यूजुअली डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स इज हाईली इन इलास्टिक एवरीवन, इसलिए तो कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट होता है। नेसेसरी गुड्स में तुम कितना भी प्राइस देने को तैयार होते हो, मगर जनरली प्राइस बहुत कम होता है, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट होता है। अंडरस्टूड? कल पढ़ा था अपन नहीं है। देन next point, if demand for product reduces by 2% as a result of an increase in the product by price of product by 10%, then what is the price elasticity of demand? 0.20 everyone? Yes sir, minus 0.20 आना चाहिए सर। इलास्टिसिटी में प्लस और माइनस साइन इग्नोर किया जाता है, अगर कोएफिशिएंट वर्ड आया तो ही आप माइनस साइन लिखते हो। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछा रहता तो इसका आंसर आता -0.2। करेक्ट? आप सबको पता है कि ये रिड्यूस हुआ है, आप सबको पता है कि ये इंक्रीज हुआ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, आप सबको पता है इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, बट कोएफिशिएंट वर्ड वहां पे नहीं था, इसलिए मैंने नेगेटिव आंसर सिलेक्ट नहीं किया। If demand for cricket balls increases from 50 to 55 because of the fall in the price from 25 to 24, what is the price elasticity of demand? क्या लगता है आपको? 2.5? आप सबने कैलकुलेट किया क्या? यस। कैसे? पॉइंट या आर्क? पॉइंट मेथड से सॉल्व किया, क्योंकि डिमांड का चेंज बहुत कम है, 50 से 55 मतलब 10% चेंज है, 10% चेंज इज अ स्मॉल चेंज, तो उस केस में आपका आंसर आएगा ईपी इज इक्वल टू प्राइस 25 अपॉन क्वांटिटी 50 इनटू डिफरेंस इन क्वांटिटी 5, डिफरेंस इन प्राइस 1, और आपका आंसर 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1। जेपिंग समझा? When Coca-Cola companies Coke and Pepsi introduce colas in mini bottles at a lower price of ₹5, the demand for tea and coffee in small stall declined drastically. समझा क्या बोल रहे हैं लोग? कोक के छोटे बोतल आए थे, 5 रुपए में आ गए थे। जब 5 रुपए में आए थे तो लोग क्या बोल रहे हैं, अरे यार कटिंग चाय या चाय पीने से अच्छा है कि सॉफ्ट ड्रिंक पिया जाए। यहाँ तक का स्टोरी समझा? उसकी वजह से ऑब्वियसली चाय और कॉफी का डिमांड कम हो गया और कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बढ़ गया। The cross elasticity between colas and other beverages मतलब टी एंड कॉफी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इसका प्राइस घटा और उसका डिमांड घटा। इसका उसका मतलब कोलास का प्राइस घटा, इसलिए टी एंड कॉफी का डिमांड घट गया। ऑब्वियसली सब्सटीट्यूट गुड्स है तो पॉजिटिव आने वाला है ना, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका पॉजिटिव। चाहिए तो लिख दो सब्सटीट्यूट गुड्स। ओके,
Now consider the following diagram and answer which range represents the elasticity less than 1. DC किसको यूज किया आपने DC का आंसर निकालने के लिए? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, मतलब पॉइंट इलास्टिसिटी यूज कर रहे हो तुम एवरीबॉडी। तो लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट आप सबको बताया कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर तो E इज इक्वल टू 1 है, ये सेक्शन में E लेस देन 1 है, सबसे नीचे E इज इक्वल टू 0 है, इस सेक्शन में ग्रेटर देन 1 है और इधर E इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। सिंपल बात, समझ में आई क्या? नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स विल बी, अरे कल ही तो देखा था, 4 पॉइंट्स बताए थे, 4 पॉइंट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉर्मल सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉट रिलेटेड गुड्स, इनफाइनाइट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। याद आया? जिंदगी में सोने जैसा लगता है? गुड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इनफाइनाइट। if commodity has more number of uses, the demand will be dash more elastic। कहां पढ़ा अपन ने? डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट लिखा था, सब्स्टिट्यूट्स जितने ज्यादा रहेंगे डिमांड ओवरऑल उतना ज्यादा रहेगा। प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक क्यों रहेगा? वहां कहां लिखा है कि जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा अवेलेबल है मगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। तो सपोज तुम एक ब्रांड यूज करते हो जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा लगता है तुम्हें, तो दूसरे ब्रांड के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो तुम कंप्लीटली तुम्हारे जैसे सभी कस्टमर इसको छोड़कर उधर कब जाएंगे? जब वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सिर्फ सब्स्टिट्यूट है तो क्यों जाएंगे? समझे? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मोर इलास्टिक। यहां पर आप बोल सकते हो कि सब्स्टिट्यूट जितने ज्यादा रहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस उतना ज्यादा रहेगा। पर यूजेस, सब्स्टिट्यूट नहीं, यूजेस। हम सब्स्टिट्यूट बोल रहे थे, वो यूजेस है। तो यूजेस जितने ज्यादा रहेंगे उतना इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा। बहुत सिंपल सा रीजन है। आप अननेसेसरी यूजेस को क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स द क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी डैश। पहले का आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट विल बी डैश, नेगेटिव। ये तो अपने कम से कम अपने ये क्लास में अपन ने 4 बार बोल दिया कम से कम। डन। लास्ट क्वेश्चन, regardless of changes in the price, if the quantity demanded remains unchanged, the demand curve for the good will be, अभी तो बोला, vertical parallel to y axis। everybody, E is equal to क्या बोल रहे हैं लोग? 0। क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज, मतलब E का वैल्यू कितना है? 0 है ना। everyone, are we clear? चलो, shall we close this?
यस माय फ्रेंड्स, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सप्लाई स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सब लोग रेडी है क्या? चलो, बहुत ही आसान सा टॉपिक है सर। कितने दिनों में खत्म होगा सर? अभी कुछ मिनट में खत्म होगा, अभी कुछ मिनट में खत्म होगा, ठीक है? क्योंकि सप्लाई इज टोटली अपोजिट ऑफ डिमांड। समझ लिया क्या है? बस रिलेट करते जाना है, चीजें समझती जाएगी, ठीक है? तो सप्लाई का जो भी एमसीक्यू दिया रहेगा, देख लो कितने एमसीक्यूज है सप्लाई में आपके नोट्स में, रिवीजन नोट्स में कितने एमसीक्यूज है? 22 होमवर्क है आपके, 22 एमसीक्यूज। और होमवर्क है आपका वो जो 100 से लेकर 140, करेक्ट? ये दो होमवर्क है आपके आज। तो सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ सर्विस और कमोडिटी दैट द सेलर्स आर विलिंग to offer for sale, able to offer for sale at various prices during a particular period of time, of course during a particular period कभी भी एक टाइम का पीरियड होता है। सो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी सेलर है वो कितना बेच रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो कितना बेचना चाहता है, वो कितना बेचने की ताकत रखता है, और वेरियस प्राइसेस एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। तो सप्लाई के लिए सेल होना जरूरी नहीं है। विलिंगनेस टू ऑफर फॉर सेल, एबिलिटी टू ऑफर फॉर सेल इज सप्लाई। समझे? अदरवाइज कॉमन सेंस है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा बोलते हैं अपन लोग, बट कॉमन सेंस यूज करो कि प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड तो कम हो रहा है, तो तुम सप्लाई किसको कर रहे हो? तो तुम सप्लाई किसको कर रहे हो? क्योंकि सप्लाई सेल नहीं होता, तो ऐसे नहीं कनेक्शन लगाया जा सकता कि प्राइस बढ़ा डिमांड घटा तो तुम सप्लाई किसको कर रहे हो। अरे भाई मैं सप्लाई कर रहा हूं, तुमको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो। मेरा विलिंगनेस टू ऑफर फॉर सेल है, मेरा एबिलिटी टू ऑफर फॉर सेल है। समझा कि नहीं? सो मेरा सप्लाई हो गया, अगर तुमने खरीद लिया तो वो सेल हो गया। आर यू जेपिंग एवरीवन? नाउ सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। एवरीवन तो एरो कर दो इसे। सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। ऑब्वियस रीजन इस बात का ये है कि यहां पर आपके पास एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो मेजर होगा, तो ऑब्वियसली एक फ्लो कंसेप्ट होगा। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, क्या क्या चीजें आपके सप्लाई पे इंपैक्ट करेगी? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज अफेक्ट करेगा वो है प्राइस। प्राइस जितना ज्यादा रहेगा आपका सप्लाई उतना ज्यादा रहेगा। प्राइस किस चीज का? एक्स का। सप्लाई किसका? एक्स का। सेलर बन के सोचो, सेलर जिसका दाम बढ़ेगा तेरा प्रॉफिट मार्जिन उसमें बढ़ेगा, तू कस्टमर को चिपकाएगा, पूरी कोशिश करेगा चिपकाने की। चिपकाना मतलब बेचने की कोशिश करेगा, सही है कि नहीं? तुम कभी गए हो शॉप पे, तुमको कोई अंकल बोलते होंगे अरे बेटा ये ट्राई करके देखिए नया आया ये, समझ जाने का सप्लाई पड़ा है अंकल, सप्लाई पड़ा है अंकल, है ना? चिपका मत। क्या हुआ रहेगा उसमें? उसका मार्जिन ज्यादा रहेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं अरे क्या तुम वही चॉकलेट खाते हो, ये चॉकलेट नया है ये खा के देखो। क्यों बेचने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं? क्यों? उनका विलिंगनेस टू ऑफर फॉर सेल ज्यादा है, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। समझे? तो प्राइस जब बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है इसलिए सप्लाई भी बढ़ता है। दूसरा रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में आता है सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स वाई अगर बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ एक्स क्या होगा? अगर वाई का प्राइस बढ़ेगा तो तू सेलर है, तू सेलर है, पहले ये सोच और बोल। अभी तेरे दुकान में दो चीजें हैं, वाई और एक्स। वाई का दाम बढ़ गया, तू क्या करेगा? वाई को बेचने की कोशिश करेगा तो एक्स को कम बेचेगा। समझे कि नहीं? तो एक्स का सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मांगने जाओ कभी शॉप पे, कोल्ड ड्रिंक बोलना भैया थम्स अप दो, वो बोलेगा थम्स अप नहीं है कोको कोला दूं क्या? समझा क्या कर रहे हो? वाई का प्राइस बढ़ा इसलिए वो वाई को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और एक्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो नहीं बोल सकते थम्स अप बेचने वाले की कोक भी ले लो, या तो थम्स अप लेगा या तो कोक लेगा, तो उसको वो क्या बोलता है कि थम्स अप ठंडा नहीं है कोक ले लो। तुम जाने लग जाते हो तो वो बोलता है रुको रुको शायद एक बॉटल है अंदर। समझे? तो ये था उसका विलिंगनेस टू नॉट सेल थम्स अप बट सेल मोर ऑफ कोक।
एंड दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ मेन गुड एक्स क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, एग्जांपल सुनिए। पहले के जमाने में कैमरे में रोल हुआ करते थे, ठीक है, मेरा शॉप है कैमरा एज वेल एज रोल का। अब तुम आए कुछ और चीज खरीदने के लिए, कैमरा और रोल भी है मेरे पास, मैं बोलूंगा भैया रोल ले लो, आप बोलोगे कैमरा नहीं है, मैं बोला ठीक है ना सर रोल तो ले लो, चलेगा क्या, नहीं ना। तो मुझे अगर रोल बेचना है तो कैमरा तो बेचना ही पड़ेगा, आ रहा समझ में। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रोल का प्राइस बढ़ा है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन रोल में बढ़ा है, मगर उसके लिए मुझे पहले कैमरा बेचना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। आप सबको पता है टेक्नोलॉजी जितना बढ़ेगा सप्लाई उतना बढ़ेगा, क्योंकि विद बेटर टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या लगता है आपको, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो सप्लाई यस कम हो जाएगा। क्यों, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। एक पर्टिकुलर चीज था, लेट से 40 में हम सेल करते थे, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट था 35, अब 35 का 37 हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट, तो तेरा प्रॉफिट मार्जिन 5 की जगह 3 पे आ जाएगा, तो तू सप्लाई कम कर देगा ना। आप बोलोगे सर 35 का 37 हुआ तो 40 का 42 कर दो ना सर, ऐसा नहीं चलता है। आपको याद है ना, ये डिटरमिनेंट का एक रूल था कि एट ए टाइम कभी भी एक डिटरमिनेंट चेंज होता है। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, तो यू कैन नॉट चेंज द सेलिंग प्राइस। याद है ना, ये डिटरमिनेंट की पूरी लिस्ट में से एट ए टाइम कभी भी एक ही डिटरमिनेंट चेंज होता है, दो डिटरमिनेंट चेंज नहीं होते। ओके, अपन ने डिमांड में भी तो वही किया। अदरवाइज मुझे बताओ, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, अगेन रिकॉल करा देता हूँ मैं। गजनी लोग, तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तुम्हारा। अगर प्राइस बढ़ा, तुम बोलते हो डिमांड घटेगा, मगर प्राइस बढ़ा दो और इनकम भी बढ़ा दो, अब बोलो डिमांड घटेगा क्या, जरूरी नहीं है। याद आया, सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया था, और मैंने बोला था कि डिटरमिनेंट की लिस्ट में कभी भी एक डिटरमिनेंट एट ए टाइम चेंज होता है, इसलिए तो सेट्रिस पैरिबस आता है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। नाउ टाइम एलिमेंट, जितना ज्यादा समय रहेगा सप्लाई उतना ज्यादा कर पाएंगे हम लोग। सेलर बन के सोचो कि फॉर एग्जांपल ये जो रिवीजन बैच है आपके, ये जैसे ही चालू हुआ तो हमने ऑर्डर दिया था लेट्स से 200 बुक्स का, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलाकर हमको लगा था 200 बुक्स सफिशिएंट हो जाएंगे। बैच के एक दिन पहले तक 180 एडमिशन कुछ हुआ था, हमको लगा सफिशिएंट है। पहले दूसरे दिन बैच लिया और तुरंत हमारा एडमिशन सपोज 450 हो गया। अब कितने बुक्स चाहिए हमको, 250 एक्स्ट्रा चाहिए। प्रिंटिंग कितने का चाहिए, 250 एक्स्ट्रा का चाहिए। हम उसको बोलेंगे चलो अब भी 250 भेज दे, वो बोलेगा सर समय तो दो, कम से कम एक दिन का तो टाइम दो सर, प्रिंट करके आपको भेजना है, समझे। अगर यही 250 की जगह 2500 होता तो वो हमको एक ही दिन बोलता क्या, वो बोलता सर 3 दिन तो कम से कम दो सर, 4 दिन तो कम से कम दो। अगर यही अगर 4500 रहता तो वो बोलता 10 दिन सर। समझे क्या कुछ, जितना टाइम ज्यादा अवेलेबल होता है सप्लाई उतना ज्यादा होता है। जेपा, टैक्सेशन जितने ज्यादा रहेंगे सप्लाई उतना कम रहेगा, क्योंकि तेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। टैक्सेशन कौन सा टैक्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों। साला डिप्लोमेटिक आंसर देना बंद कर दो रे, दोनों दोनों क्या है, हाँ कोई तो सही रहेगा सर, दोनों है ना। इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स पे या सर्विसेज पे कौन सा टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, समझे। मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं ये कैमरा बेच रहा था 20,000 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस बेच रहा था, उसमें टैक्स था 2,000 रुपए, गवर्नमेंट ने बना दिया वो टैक्स बना दिया 3,000 रुपए। अब ऑब्वियसली मेरा टैक्स बढ़ गया, मेरा सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एट ए टाइम एक वेरिएबल चेंज होता है। तो फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 1,000 से कम हो गया। आया बात समझ में। तो कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं अपन, जो प्रोडक्ट पे गुड्स पे लग रहा है, मतलब जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज अगर बढ़ेंगी तो क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा ना। अरे सब्सिडीज बढ़ने से क्या होगा, ये कैमरे के ऊपर पहले 20,000 रुपए में बेचते थे अपन कैमरा, गवर्नमेंट सब्सिडी 1,000 था, इसका मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन सपोज 2,000 था, गवर्नमेंट सब्सिडी 1,000 था, गवर्नमेंट सब्सिडी अभी 2,000 हो गया,
हमारा सेलिंग प्राइस 20,000 का 20,000 ही रहेगा, क्योंकि अगेन एट ए टाइम एक ही डिटरमिनेंट चेंज करना है। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम 20,000 का प्राइस अगर 20,000 ही रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया ना। आया बात समझ में? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आजकल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। क्या कर रहा है इसका मतलब, हम सेलिंग प्राइस ऑफ सपोज गवर्नमेंट ने अपना सब्सिडी अमाउंट बढ़ा दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, मगर हमारा सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैसा अपनी जेब में जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली तुम्हें ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने का मोटिवेशन रहेगा। नेक्स्ट इज मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जितने एडवांस्ड रहेंगे उतना सप्लाई ज्यादा रहेगा। आपके एक फार्म है, सपोज आपका 100 एकर्स का फार्म है, उस फार्म की कनेक्टिविटी रोडवे रेलवे सबसे कनेक्टेड है, सोलापुर हाईवे पे। बोलो, आसपास एयरपोर्ट एकदम नजदीक, रोडवे एकदम टकाटक, करेक्ट। वाटरवे वगैरह मुंबई तक चल जाओ, वाटरवे से भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर इतना इजीली अवेलेबल है तो ये चीज की हद तक अगर आपका सप्लाई सपोज एक्स पे हो रहा था तो अब आप 5x पे भी जा सकते हो, क्योंकि आपके फार्म के जो ग्रेप्स है वो अगर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित थे तो आप उसको इंडिया लेवल तक ले जा सकते हो, सिर्फ इंडिया तक सीमित है तो आप उसको एशिया लेवल तक ले जा सकते हो, एशिया तक सीमित है तो आप उसको वर्ल्ड लेवल पर ले जा सकते हो, क्योंकि वहां से एयरवे बहुत नजदीक है। तो जितना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा अवेलेबल रहेगा उतना सप्लाई बढ़ेगा। समझे एवरीवन? ये सब चीजें जो अपन ने लिखी है वो सब चीजें यहां पर भी लिखी है। ओके, आगे बढ़े एवरीवन। लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं अभी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई, एज द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, मगर उसके कुछ अजम्पशन है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब टैक्स एंड सब्सिडी। टैक्स एंड सब्सिडी, गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब टैक्स एंड सब्सिडी। फिर नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। किसके एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, बायर या सेलर? बायर के रोल से बाहर निकल जाओ, सेलर में आ जाओ। देखो, अगर आपको लगता है कि कल से आपका ये कैमरा का प्राइस बढ़ने वाला है तो तुम आज कैमरा बेचोगे क्या? नहीं, इसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, जिसपे डिमांड सप्लाई डिपेंड करता है, कोई भी फैक्टर पे चेंज नहीं होना चाहिए। किसको छोड़कर? प्राइस को छोड़कर। कौन सी चीज के प्राइस को छोड़कर? मेन गुड्स के प्राइस को छोड़कर। समझे? नाउ फ्रेंड्स, डू यू थिंक all the items they follow law of supply? No, there are certain items which are not following law of supply, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसको आप पेरिशेबल गुड्स भी बोल सकते हो। यहाँ लिखा है देखो, पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क और कर्ड, वेजिटेबल वगैरह, इन सब पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। सोशली डिस्टिंक्ट गुड्स रहेंगे अगर, तो उस पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करता इन प्रोडक्ट पर लॉ ऑफ सप्लाई काम? लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइट प्राइस के लिए वेट कर सकते क्या अपन? नहीं, खराब हो जाएंगी चीजें। मिल्क, कर्ड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें आपको रूलिंग प्राइस पर पूरा क्वांटिटी ऑफर पर सेल करना पड़ता है। मतलब मालूम है इसका सप्लाई कब कैसा रहेगा? व्हाट इज दिस? ये फुल सप्लाई है। ये क्वांटिटी कितना है? फुल क्वांटिटी जितना तेरे पास अवेलेबल है पूरा तुम ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, भले ही प्राइस ज्यादा हो या प्राइस कम हो या प्राइस और भी ज्यादा हो। ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या पेरिशेबल कमोडिटी होती है, इनकी हद तक आपका सप्लाई कब ऐसा दिखता है? क्यों सर ऐसा दिखता है? बिकॉज आप प्राइस इंक्रीज होने का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ कम है। फ्रेश फिश ऑब्वियसली ऐसी सप्लाई कब रहेगा, राइट? तो ये सब आपके पेरिशेबल गुड्स, सोशली डिस्टिंक्ट गुड्स, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। व्हाट इज सोशली डिस्टिंक्ट गुड्स? व्हाट इज सोशली डिस्टिंक्ट गुड्स? नो आइडिया? सोशली डिस्टिंक्ट गुड्स का मतलब यही होता है जैसे कि जो सोशली थोड़े हटकर गुड्स होते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स वगैरह होते हैं, मगर उसको प्रेस्टिजियस एंगल से मत समझिए, उसको ऐसे समझ लीजिए
कि चलो 2 मिनट के लिए सोचते हैं सोशली डिस्टिंक्ट आइटम्स कैसे होंगे। अगर नीड फॉर कैश है सेलर के पास तो क्या होगा? आप सेलर हो, आपके पास पैसों की जरूरत है, क्या करोगे आप? कम दाम पर पूरे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कर दोगे। लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हो रहा है क्या? लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हो रहा है? नहीं, समझे? तो इसको बोलेंगे नीड फॉर कैश, पेरिशेबल आइटम्स, नीड फॉर कैश। देन क्लोजिंग ऑफ फर्म रहेगा तो क्लोजिंग ऑफ फर्म, धंधा बंद करने का अपने को, कम से कम दाम में हम सब गुड्स निपटा देंगे क्योंकि हमको धंधा बंद करने का है। इन्वेंट्री कौन संभालते बैठेगा उसका? आ रहा है समझ में? तो ये एक्स्ट्रा, मतलब ये सोशली नॉर्मल चीजें नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, तो इसको बोलते हैं सोशली डिस्टिंक्ट आइटम्स। ओके, अब in case of supply curve which is negatively sloped and the elasticity will be less than 0 मतलब नेगेटिव, तो सप्लाई कर्व क्या बन जाएगा? वो ऑब्वियस सी बात है, वो सप्लाई कर्व बन जाएगा एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व। लेसर दाम पर तुम ज्यादा क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिवली स्लोप बनेगा ना सप्लाई कर्व। ये देखो, ये प्राइस था, आप इतना क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल कर रहे थे, प्राइस घटाकर आप ज्यादा क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल करोगे तो ये एक्सेप्शन कहलाएगा ना, और इनको ज्वाइन करोगे तो आपका सप्लाई कर्व डिमांड कर्व जैसे दिखेगा ना। दिख रहा है क्या? इज दिस अ नॉर्मल सप्लाई कर्व? नो, दिस इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। समझे? रीजन फॉर अपवर्ड स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करता है उसमें, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करता है, एंड दूसरी बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्लाई करता है। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट एक साथ समझाता हूँ। एक लॉ ऑफ डीएमयू, व्हाई इट इज रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, एंड लॉ ऑफ डीएमयू हाउ इट इज द रीजन फॉर सप्लाई। ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे आपका क्वांटिटी है, यहाँ पे आपका प्राइस है, आपका डिमांड को नॉर्मली ऐसा होता है बराबर, और यहाँ पर आपका यूनिट से मतलब वापस से क्वांटिटी है, और यहाँ पर आपका एमयू है, और आपका डिमांड का ऐसे होता है, एमयू का वैसे होता है। करेक्ट? दोनों सेम ही तो बता रहे हैं। यहाँ पर आप बोलोगे ज़्यादा दाम है तो कम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे हम लोग, प्राइस घटा तो ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे हम लोग बराबर, पी क्यू P1 Q1। करेक्ट? अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि हमने इतना क्वांटिटी कम कंज्यूम किया तो एमयू ज़्यादा मिला, उल्टा बोलना पड़ता है उधर, क्वांटिटी कम कंज्यूम किया तो एमयू ज़्यादा मिला। व्हाट इज एमयू? लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा मैंने आपको, व्हाट इज एमयू? द अमाउंट यू आर रेडी टू पे, मतलब ही प्राइस ना। द अमाउंट यू आर रेडी टू पे इज नथिंग बट तुम्हारे मुताबिक प्राइस। तो जब एक क्वांटिटी रहेगा तो तुम्हारे मुताबिक प्राइस ज्यादा रह सकता है, बट अगर तुम्हें 4-4 5-5 क्वांटिटी कंज्यूम करना रहेगा तो तुम्हारे मुताबिक प्राइस कम होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this is how law of DMU and law of demand they are connected। समझा? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है क्वांटिटी बढ़ने के बाद एमयू कम होगा, क्वांटिटी बढ़ने के बाद रेडी टू पे प्राइस कम होगा। आया बात समझ में? एंड नाउ लॉ ऑफ सप्लाई देख लो, सप्लाई को ऐसा दिखता है आपको। करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड, when quantity increases ready to pay price decreases। correct? when quantity increases consumer का ready to pay price क्या होता है? कम होता है, मगर सेलर का भी तो यूटिलिटी होता है। at higher price he is having more utility to supply। at higher price, प्राइस पहले ये था, क्वांटिटी पहले ये था, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या करेगा? वो बढ़ा देगा ना। तो इसका मतलब वो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड सप्लाई कब आ गया? तो इसका मतलब सेलर के एंगल से सेलर का यूटिलिटी कब बढ़ता है? सेलर का यूटिलिटी कब बढ़ता है?
जब उसका प्राइस बढ़ता है। सर आप बोलोगे सर यूटिलिटी तो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो थोड़ा ना कंज्यूम कर रहा है उसका यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो उसकी बेचने की इच्छा को इधर यूटिलिटी बुलाएंगे अपन। और उसका यूटिलिटी कब बढ़ रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है, समझा। तो लॉ ऑफ डीएमयू कंज्यूमर के एंगल से होता है, वैसे ही एक्चुअली सेलर के एंगल से यूटिलिटी को रिलेट किया जा सकता है। एक्चुअली वो रीजन नहीं है, मगर आपके बुक में लिखा हुआ रीजन है वो, कि लॉ ऑफ डीएमयू इज ऑल्सो रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई वर्किंग। लॉ ऑफ सप्लाई के दो रीजन है। सेकंड रीजन सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए मैं सप्लाई ज्यादा बढ़ाऊंगा, समझा कि नहीं। ये सेलर के एंगल से हो गया, मगर बायर के एंगल से यूटिलिटी देखा जाता है, सेलर के एंगल से प्रॉफिट देखा जाता है। अंडरस्टूड। तो यहां पर सिर्फ बोलने के लिए अपन बोलेंगे रीजंस फॉर अपवर्ड स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। पहला आएगा लॉ ऑफ डीएमयू, दूसरा आएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नो डाउट इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अब ये तो आप सबको पता ही है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इसको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, फिर से एक बार रिकॉल कर लो। मूवमेंट रहेगा तो ड्यू टू चेंज इन द प्राइस होता है, शिफ्ट रहेगा तो अदर फैक्टर्स रहेगा। जब मूवमेंट रहता है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं ऑफ सप्लाई, यस। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई बोल सकते हैं क्या, यस। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के वक्त बोल सकते हैं, मूवमेंट के वक्त बोल सकते हैं, बट शिफ्ट के वक्त हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू। बस डायग्रामेटिकली सब कुछ समझाया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो आपका सप्लाई का बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वॉट एवर, समझा कि नहीं। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कैन बी टू द राइट साइड, कैन बी टू द लेफ्ट साइड ऑल्सो। आपका सप्लाई कर्व राइट में भी शिफ्ट हो सकता है, आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकता है, एवरीवन। तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। एक काम करो, इसको एस एस ही रहने दो, टू कट कर दो, और इसको एस एस थ्री को एस एस टू बनाओ। कैन यू सी हियर, एस एस थ्री को एस एस टू बनाओ, ताकि क्यू टू के ऊपर एस एस टू हो जाएगा, क्यू वन के ऊपर एस एस वन हो जाएगा, और एस एस जो है वो क्यू के ऊपर आना चाहिए बराबर, समझे। अगर इंक्रीज इन सप्लाई रहेगा तो सप्लाई कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। डिक्रीज इन सप्लाई रहेगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। एक्सपांशन के वक्त क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त डाउनवर्ड। जब अपवर्ड मूवमेंट जाता है तो राइट साइड अपवर्ड जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा तो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड होता है। इमेजिन करके सोचने का, इमेजिन नहीं होता तो ड्रॉ करने का, मगर करेक्ट आंसर लिख के आने का। इकोनॉमिक्स में बहुत टाइम रहता है अपने पास, ठीक है। देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। With the change in the price of a commodity, the change in the quantity supplied of the commodity is called as price elasticity of supply. सर यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक इलास्टिसिटी, वो है प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, समझे। और उसका फॉर्मूला यही रहेगा, अगर पॉइंट मेथड है तो ये फॉर्मूला रहेगा, राइट। अगर डेरिवेटिव वाला मेथड रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा, एवरीबॉडी। और आर्क मेथड अगर रहेगा तो यहीं पर आ जाएगा P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, आर्क के वक्त, मतलब कब चेंज, मोर चेंज के वक्त। कितने चेंज के लिए, मोर चेंज के लिए। और ये मेथड कौन सा मेथड है, पॉइंट मेथड है। और पॉइंट मेथड कब यूज होगा, स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल चेंज। डन एवरीवन, समझ में आया।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में वही टाइप है जो आपने डिमांड में देखे थे, बस यहाँ पर क्या बोला है, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब E इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा बोलो, विदाउट देखे बोलो, चलो। विद द चेंज इन द प्राइस देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। व्हाट इज E इज इक्वल टू इन्फिनिट? With no change in price, there is change in quantity supplied. Are you understanding? What is E is equal to 1? Change in price is equal to change in quantity supplied. What is E greater than 1 and less than infinity? Quantity supplied change is more than change in the price. और ये क्या है, exactly उल्टा है। Quantity supplied is more than the, less than the change in the price. आगे 5 टाइप सेम समझे अच्छे से, बिल्कुल सेम है जैसे डिमांड में देखा था वैसे, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब इलास्टिसिटी पे कुछ फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते। जैसे कि आप सबको पता है, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, नोटबुक है आपके पास, निकालो नोटबुक। P1 इज इक्वल टू 30 रुपीज, P2 इज इक्वल टू 32 रुपीज, quantity 1 is equal to 10,200 units, quantity 2 is equal to 9,700 units। बोलिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, हाँ चलो डिमांड का ले लो पहले। ये क्वेश्चन किस पर है, डिमांड पर है, डिमांड पर क्वेश्चन है। प्राइस 30 है, नया प्राइस 32 है, क्वांटिटी 10,200 है 10,200, और नया क्वांटिटी Q2 9,700 यूनिट्स है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। Can you tell me how much? कौन सा मेथड यूज किया, पॉइंट मेथड यूज किया, क्योंकि चेंज कम है। तो P1 अपॉन Q1 इनटू चेंज इन क्वांटिटी 500 divided by change in price 2 rupees, and your answer is 0.73 times, which is nothing but which type of elasticity this is, which type of elasticity, relatively inelastic type आ रहा है इधर। आंसर आया क्या सबका, ये सबका आंसर आया क्या? यस, डिमांड पे ये क्वेश्चन था, पॉइंट मेथड पर था, सबको समझा? सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, प्राइस 10 रुपीज, क्वांटिटी 820 यूनिट्स, नया प्राइस 8 रुपीज, क्वांटिटी 1450 यूनिट्स। कौन सा मेथड यूज करोगे आप? आर्क, ऑब्वियसली, क्योंकि क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज है। आर्क मेथड यूज करो। बोलो फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस P2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 इनटू डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन डिफरेंस इन प्राइस। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आप निगेटिव आंसर रहते हुए भी निगेटिव क्यों नहीं लिख रहे हो? तो सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट वर्ड यूज नहीं किया, तो निगेटिव में नहीं लिखने का आंसर। बोलो इसका आंसर क्या है?
2.5 टाइम्स। कैसे आया? आर्क मेथड से आया। इजी, समझ गए? अब एक मेथड डेरिवेटिव वाला। इफ डिमांड फंक्शन इज Q is equal to 50,000 minus 2p square, where p is equal to 100, EP is equal to question mark। कैसे सॉल्व किया जाता है सर इस टाइप के क्वेश्चंस को? डेरिवेटिव यूज करके सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये जो डिमांड फंक्शन दिया रहता है इससे क्वांटिटी निकालते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस देयर। सो Q इज इक्वल टू 50,000 माइनस 2 इंटू 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 इंटू 2 कितना होता है? 20,000। 20,000 अगर 50,000 में से लेस करेंगे तो 30,000 आपका Q आ गया, मतलब क्वांटिटी आ गया, इसलिए यूनिट्स लिख दो आगे। यहां तक समझा क्या? ये पहला पार्ट समझा गया सबको? यस। अब दूसरा पार्ट क्या है सर? पहला फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर्मूला इज P1 अपॉन Q1 इंटू dQ बाय dP, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। अब आपके पास P1 रेडी है, यस, क्वेश्चन में दिया है 100 रुपीज। Q1 रेडी है, यस, हमने निकाला 30,000 यूनिट्स। अब हमको सिर्फ dQ बाय dP निकालना है, सिर्फ इतना पार्ट निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे? dQ बाय dP इज इक्वल टू 50,000 माइनस 2p स्क्वायर सॉल्व यूजिंग डेरिवेटिव्स। अब आपको क्या करना होगा? इस फंक्शन को डेरिवेटिव यूज करके सॉल्व करना होगा। डेरिवेटिव यूज करने के लिए आपको डेरिवेटिव के नॉर्मल रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि डेरिवेटिव कोई भी कांस्टेंट नंबर का 0 होता है। और ये 2p स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है? nx स्क्वायर जैसे सॉल्व होता है। nx स्क्वायर इज नथिंग बट वो स्क्वायर वाला 2 सामने लिया, n के जगह n रखा, x के जगह x रखा, और 2 माइनस 1 हो गया, मतलब 2nx हो गया। करेक्ट? ये डेरिवेटिव का रूल है। वैसे ही nx क्यूब कैसे सॉल्व होगा? 3 सामने रखा, n के जगह n, x के जगह x, और क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 3nx स्क्वायर बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर nx रेज टू 4 बोला तो क्या होगा? 4 सामने आएगा, n के जगह n, x के जगह x, और 4 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 4nx क्यूब बन जाएगा। और अगर सिर्फ nx रहेगा तो क्या होगा? nx कुछ नहीं बोला, मतलब nx रेज टू 1 होता है, तो 1 सामने लिया, इंटू n किया, इंटू x किया, रेज टू 1 माइनस 1 किया, मतलब 1 इंटू n इज n, और x रेज टू 0 हो जाएगा। व्हाट इज x रेज टू 0? 0 मत बोलो, 1 है वो, बराबर? तो फिर n रहेगा आंसर। ये है आपका डेरिवेटिव का नॉर्मल रूल। बोलिए, 2p स्क्वायर सॉल्व करने आएगा क्या आपको? माइनस के जगह माइनस लिख दिया, स्क्वायर का 2 सामने लाया, इंटू 2 कर दिया, इंटू p रेज टू 2 माइनस 1 हो जाएगा। आर यू जेपिंग? मैथ्स के दुश्मनों, समझ रहा है क्या अच्छे से? एंड ये होगा -4 इंटू p रेज टू 1, विच इज नथिंग बट -4 इंटू p का वैल्यू कितना है? 100, तो इसका आंसर आएगा -400। इसका आंसर आएगा -400। ये क्या था? dq बाय dp था। डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होती है ना, तो नेगेटिव ही आने वाला है वो। समझ में आ रही है बात? अब क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट अप करके आंसर निकालेंगे, और क्या है? आपका फॉर्मूला है P1 लेंगे 100 अपॉन Q1 है 30,000 इंटू -400, and your answer comes to -1.33 times.
दिस इज विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी? रिलेटिवली इलास्टिक आएगा क्योंकि 1 से ज्यादा है। आप बोलोगे 1 से ज्यादा कैसे सर, -1.33 है। अरे माइनस साइन वैसे भी इग्नोर होता है, यहां पर क्यों लिखा सर? फिर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस पे लिखते हैं आंसर, डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस पे नेगेटिव लिखते हैं। याद आ रहा है सब कुछ? सभी रूल्स लिखे क्या आपने? ये अब आते हैं सप्लाई पर। सप्लाई के हद तक पहला क्वेश्चन, P1 इज इक्वल टू 120, P2 इज इक्वल टू 150, Q1 इज इक्वल टू 8520 यूनिट्स, Q2 is equal to 14,900 units. EP is equal to question mark. बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हो? आर्क, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है। आर्क मेथड यूज कर लो। फॉर्मूला बताओ आर्क मेथड का। P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इनटू डिफरेंस इन क्वांटिटी मतलब Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्राइस मतलब 150 माइनस 120। योर आंसर विल बी हाउ मच? 2.45 times. Which type of elasticity? रिलेटिवली इलास्टिक क्यों रहेगा? ग्रेटर देन 1 है इसलिए रहेगा। अरे समझा क्या? सप्लाई के केस में ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो एक बात आपको समझा होगा कि इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। समझा? क्योंकि सप्लाई है तो ऑब्वियसली प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या आपको? ये आर्क मेथड पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, P1 इज इक्वल टू 10,200 रुपीज, P2 इज इक्वल टू 9,900 रुपीज, Q1 is equal to 1,10,200 units and Q2 is equal to 1,05,100 units. Elasticity of price is equal to question mark. पहले बताइए कि ये सप्लाई पर है कि डिमांड पर है? ये क्वेश्चन सप्लाई पर है भाई, डिमांड पे है? सप्लाई पे है क्योंकि सर आपने ऊपर हेडिंग में लिखा है सप्लाई। सर सप्लाई पे कि डिमांड पे? सप्लाई पे है क्योंकि प्राइस क्या हुआ? कम हुआ, और क्वांटिटी क्या हुआ? कम हुआ। कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है सेम डायरेक्शन है दत्ता, कम हुआ ऐसा रहता है, ऐसा नहीं रहता। ओके तो फिर सेम डायरेक्शन है, प्राइस भी घट रहा है और क्वांटिटी भी घट रहा है, तो सीधी बात कि वो सप्लाई है। और अगर वो सप्लाई है तो फॉर्मूला यूज करो आपका, बोलो आर क्या? पॉइंट। पॉइंट मेथड का फॉर्मूला, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी कम है, तो फिर फॉर्मूला बताइए। P1 बाय Q1 इनटू डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन difference in price. Minus minus will get cancelled here and your answer will be positive कितना? 1.57 times. 1.57 times आया क्या आंसर? साउंड्स गुड? समझा अच्छे से? ये था आपका पॉइंट मेथड सप्लाई में। एक लास्ट क्वेश्चन अभी सप्लाई का किस पर रहेगा? सप्लाई के फंक्शन पर रहेगा।
आप रेडी हो क्या गर्ल्स? इफ supply function is if supply function is q is equal to 5000 minus 7p cube, where p is equal to 15, ep is equal to question mark. सप्लाई फंक्शन इज q इज इक्वल टू 5000 प्लस कर दो उसको प्लस 5000 प्लस 7p क्यूब, 5000 प्लस 7p क्यूब, where p is equal to 15 rupees, ep is equal to question mark. क्या हुआ, आप क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? 2.47. बोलिए जो लोग पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है क्या आंसर आपका? कितना आंसर आया? 2.475. सबसे पहले q इज इक्वल टू 5000 प्लस 7 इंटू 15 का क्यूब, क्वांटिटी का आंसर कितना आएगा फिर? 28625 यूनिट्स। सबका आंसर आया ये। अब फॉर्मूला है हमारा P1 अपॉन Q1 इंटू डी क्यू बाई डी पी, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। P1 Q1 रेडी हो गया, अभी डी क्यू बाई डी पी सॉल्व करेंगे। डी क्यू बाई डी पी इज इक्वल टू 5000 प्लस 7p क्यूब, सॉल्व यूजिंग डेरिवेटिव, सॉल्व यूजिंग डेरिवेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है 5000 का डेरिवेटिव 0 है बिकॉज वो कांस्टेंट नंबर है, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, क्यूब का 3 सामने लाया, इंटू 7 किया, इंटू पी रेज टू क्यूब माइनस 1 किया, तो 21 पी स्क्वायर हुआ, विच इज नथिंग बट 21 इंटू 15 का स्क्वायर। एवरीबॉडी 4725 आपका डी क्यू बाई डी पी का वैल्यू आया। आया क्या सबका आंसर? अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो उस केस में आपका P1 रहेगा 15, Q1 रहेगा 28,625 इंटू 4725 आएगा आपका आंसर, डी क्यू बाई डी पी का आंसर। और आपका फाइनल आंसर 2.47 टाइम्स, 2.47 टाइम्स आया आंसर। क्या ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको जम रहे अभी? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शक? पक्का? व्हाइट टी शर्ट, क्या बात है, आप आउट ऑफ कवरेज एरिया क्यों चले गए थे? मैथ्स सर, मैथ्स, ये मैथ्स नहीं है, इतना इजी मैथ्स है।
इससे भागोगे तो कोर्स से भागना पड़ेगा। सच में सिंपल है ये। जिन लोगों ने पहली बार ट्राई किया इस टाइप के क्वेश्चन हाथ ऊपर करो, ऑनेस्टली हाथ ऊपर करो जिन लोगों ने पहली बार ट्राई किया। आप भी सॉल्व कर पाए? आप भी किया, आप भी किए, आप भी किए पक्का? मैं पूछ रहा हूँ इसलिए नहीं, ऑनेस्टली। यस। तू क्यों अलग है? सेकंड क्वेश्चन में तू गिव अप कर दिया। अरे 2 मार्क नहीं चाहिए सर, 2 मार्क। 198 और 200 का डिफरेंस होता है भाई, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते 2 मार्क के साथ। एंड यू नेवर नो, बट आई एम टीचिंग फ्रॉम 34 अटेम्प्ट्स and I know I have seen 1 mark difference also. Students passing, not passing because of 1 mark. कुछ कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर 245 देखा है और 39 मार्क्स देखा है, समझे? तो ऐसा नहीं रहता है यार, इतने इजीली मत लो तुम 2 मार्क, और ये हाथ के 2 मार्क है। एक आधी चीज छोड़नी रहेगी, मैं फक्र से बोल दूंगा छोड़ दो, मगर ये चीज मत छोड़ो। छोड़नी रहती ना, मैं रिवीजन बैच पे नहीं करवाता, कॉम्प्रिहेंसिव बैच पे नहीं करवाता भैया, छोड़ने लायक नहीं है ये। तो हमने डिमांड के इलास्टिसिटी के सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, सप्लाई के इलास्टिसिटी के भी सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। एक वैरायटी हमने सॉल्व नहीं किया, बट उसको कॉमन सेंस आपका लगेगा, वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? इफ अ थिएटर मैनेजर कीप्स द मूवी टिकट प्राइस एट ₹300 पर टिकट and the number of viewers are 500 viewers per day, तो ऑब्वियसली आपको P1 Q1 आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। he is thinking to increase the price by ₹50, तो P2, and he thinks that the number of viewers will decrease to this, ये आ गया Q2। समझे? वर्ड प्रॉब्लम मैंने कवर नहीं किया, बाकी सब कवर कर दिया। वर्ड प्रॉब्लम तो आपके इंग्लिश पर डिपेंड करता है भाई, नॉर्मल इंग्लिश समझती होंगी तो P1 Q1 P2 Q2 निकाल लो, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका सप्लाई टॉपिक। आई होप सप्लाई टॉपिक सबको अच्छे से समझा है। यस, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या रहेगा वो? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सर ये कल करते हैं ना सर? लगा ही मेरे को, कल करे सो, आज करे सो, अब करना है, अब भी करना है हमको। जब जब आपको मन करे ना, ऐसे थोड़ा भी मन करे ना, कल करते हैं, तुरंत करना चालू कर दो। याद रखो, नहीं दिमाग लगाने का जहां पे अपना नुकसान हो रहा है, तुरंत चालू करने का। अभी भी हमारे पास 15-20 मिनट्स है और हम लोग इसका साइजेबल पोर्शन अच्छे से कवर कर सकते हैं। 15-20 मिनट्स ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं, याद रखो। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है याद है ना? फास्ट ट्रैक पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज फॉर सप्लाई। ठीक है, कितने है वो? 9 है। उसमें आपको इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन रहेगा शायद, कि ये आपका ओरिजिनल डिमांड कब दिया है, ये नया डिमांड कब दिया है, ये नया डिमांड कब दिया हुआ है, पॉसिबल डिमांड कब, ये ओरिजिनल सप्लाई कब है, ये नया सप्लाई कब रहेगा, ये भी नया पॉसिबल सप्लाई कब हो सकता है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिखा क्या? और इसमें यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसा रहेगा कुछ कुछ। मिला क्या आपको? तो ये रंगोली के डिजाइन का क्या क्वेश्चन है ये, है ना? ये क्वेश्चंस में आपको बोला जाता है कि आप ओरिजिनली इधर दो, एस और डी पर। ठीक है, और कुछ सिचुएशन दी रहती है, जैसे कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई कब है, ये सपोज कॉफी का है, और आपको बोल रहे कि वेज रेट फॉर कॉफी वर्कर्स हैव इंक्रीज्ड, एट द सेम टाइम द प्राइसेस ऑफ टी हैव, नहीं द क्या बोला पहला मैंने, वेज रेट कॉफी वर्कर्स का इंक्रीज हो चुका है, एंड एट द सेम टाइम वो बोलते हैं कि लेट्स से
the climatic conditions outside are hot weather, बोलो क्या होगा इस केस में? आप ओरिजिनली 1 पर हो, 5 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले वेजेस बढ़ने की वजह से डिमांड चेंज होता है कि सप्लाई? सप्लाई चेंज होता है। सप्लाई बढ़ता है कि कम होता है? इस केस में कम होगा। क्यों? वेज रेट बढ़ गया तो तेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो ऐसे केस में सप्लाई भी कम हो जाएगा। मतलब तू एस पे था तो तू S2 पे आ जाएगा। ये बात समझी सबको? यहां तक समझा? अब वेदर कंडीशन अगर हॉट है बाहर तो डिमांड चेंज होगा कि सप्लाई चेंज होगा? डिमांड चेंज होगा। लोग कॉफी का डिमांड बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी गर्म हो रहा है और तुम बोल रहे हो कॉफी पियो, तो वो बोलेंगे नहीं भाई, हम क्या करेंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो उस केस में डिमांड फॉर कॉफी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिमांड कब आप डी पे हो, आप D2 पर आ जाओगे एवरीवन। तो हमारा नया सप्लाई का क्या है? S2। नया डिमांड का क्या है? D2। S2 और D2 का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? देखो 5 पर हो रहा है। 5 इज योर करेक्ट आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। कर पाओगे क्या सब लोग? यस सर। गिव अप तो नहीं करोगे ना? हाँ चलो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, कल अपन डिटेल में जाएंगे, ठीक है? मुझे बताओ इस चैप्टर का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस पहले बढ़ा देते हैं। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनके रेम्युनरेशन मालूम है क्या आपको? रिवॉर्ड। लैंड के लिए रेंट होता है, वेजेस, सॉरी वर्क, लेबर के लिए वेजेस होते हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है। सबको पता है? वेरी गुड, आपको पता है, आपको आता है इसका मतलब। अब जो आपका शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, इस चैप्टर में आएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीरियड्स आर देयर? टाइम पीरियड कितने? 4 है। वेरी गुड। पहला वेरी शॉर्ट रन, अभी का टाइम है ना, अभी का टाइम, मार्केट में जो अभी टाइम चल रहा है ना, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट, इसलिए इसका दूसरा नाम है मार्केट पीरियड। और इस मार्केट पीरियड में जो प्राइस चलता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है? ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये किसने दिया है? टाइम पीरियड 4 टाइप के होते हैं, ये किसने बोला है? अल्फ्रेड मार्शल। और कौन है ना? और इन्होंने बोला है टाइम पीरियड 4 टाइप के रहेंगे। वेरी शॉर्ट रन मतलब अभी का मार्केट पीरियड। दूसरा होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हम चारों फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, या तो एक फैक्टर, या तो 2 फैक्टर, या तो 3 फैक्टर को तुम वैरी कर सकते हो, चारों को वैरी नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन। आर यू क्लियर अबाउट वेरी शॉर्ट रन एंड शॉर्ट रन? लॉन्ग रन कौन सा होता है? विच इज नॉट अ शॉर्ट रन। मतलब क्या? जहां चारों फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंक्रीज डिक्रीज जब होता है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग रन। और वेरी लॉन्ग रन के केस में क्या होता है? उसको बोलते हैं सेक्युलर पीरियड। क्या बोलते हैं? सेक्युलर पीरियड। आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, सिर्फ उसका नाम दिया हुआ है। सेक्युलर पीरियड ऐसा पीरियड होता है जो लॉन्ग रन से भी बड़ा पीरियड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 20 साल 25 साल के पीरियड को बोलते हैं सेक्युलर पीरियड। तो कितने रन हो गए? 4। वेरी शॉर्ट रन, मार्केट पीरियड। इस मार्केट पीरियड में ओनली डिमांड कैन चेंज। बोलो एक बार, ओनली डिमांड कैन चेंज, सप्लाई कैन नॉट चेंज। अभी का मार्केट पीरियड है, अभी की अभी सप्लाई कैसे चेंज होगा? नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर अभी की अभी डिमांड कैसे चेंज होगा? हो सकता है ट्रेंड इन मार्केट चेंज हो जाएगा, राइट? मोदी जी टेलीविजन पे आ जाएंगे, बोलेंगे ऑल इंडिया हेलमेट कंपलसरी, हेलमेट की दुकानों पे लाइन लग जाएगी, रात को 8 बजे आते हो। दिन में डरो मत, दिन में नहीं होता है, रात में ऐसे प्रभाव बढ़ता है उनका। हाँ, तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड तुरंत चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिमांड कैन चेंज बट सप्लाई कैन नॉट चेंज। सप्लाई अगर शॉर्ट रन रहेगा तो डिमांड कैन चेंज, सप्लाई कैन चेंज बट थोड़ा सा शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में बोथ कैन चेंज, डिमांड एज वेल एज
सप्लाई। वेरी लॉन्ग रन में तो बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑब्वियसली चेंज होगा, समझे। एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब दो चीजें होती है। नंबर वन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बोलो क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। दूसरा, फॉर मनी मोटिव। बोलो, फॉर मनी मोटिव। तो दो चीजें कौन सी हो गई? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड मनी मोटिव, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। यूटिलिटी क्रिएट करने के कितने तरीके? 6 तरीके। 6 तरीके। पहला, फॉर्म यूटिलिटी। व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? You are changing the form of a particular thing and you are able to create utility out of it. For example, wood to furniture. You are changing the form, you are able to create utility. दूसरा आता है place utility. You are just changing the place and you are able to create utility out of it. Books from library to your place. Obviously, subject to that you will read it. Right? तो ये आ गया आपका place utility. गोदाम से शॉप पर गुड्स आए, शॉप से आपके घर तक गुड्स आए, प्लेस चेंज हो रहा है और यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। तीसरा आता है टाइम यूटिलिटी। यू आर जस्ट चेंजिंग द टाइम ऑफ कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल, रेन कोट्स अभी यूज में नहीं आते, अभी आ जाते अचानक से आगे तो बातें लगे, आजकल तो कुछ भी होता है, बट रेन कोट्स नॉर्मली समर्स में तो बिल्कुल यूज में नहीं आते, रेनी सीजन में यूज में आते हैं। तो हम उसे फेंक नहीं देते, रेनी सीजन के बाद हम उसे संभाल के रखते हैं और वक्त आने पे निकाल कर यूज करते हैं। इसका मतलब वक्त चेंज करने से हमारा यूटिलिटी चेंज हो रहा है। यस, दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। सर्विस और पर्सनल यूटिलिटी में क्या होता है? आप सामने वाले का पर्सनल सर्विसेज यूज कर रहे हो, जैसे कि टीचर, जैसे कि एडवोकेट, जैसे कि सीएस, हर कोई प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इन सब का क्या हो रहा है? पर्सनल सर्विसेज मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका वांट सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको बोलने का पर्सनल और सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है पोजेशन यूटिलिटी। किसी चीज का आपके पास पोजीशन है जिसकी वजह से आप उसे यूज कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, ये आईपैड, ये कंप्यूटर, सब कुछ होता हमारे पास, स्टाइलस पेन नहीं होता। कुछ काम कर पाते हैं हम लोग इफेक्टिवली? नहीं कर पाते। तो पोजीशन यूटिलिटी है हमारे पास, आज ये है, इसलिए हम इतने अच्छे से लिख कर पढ़ पा रहे हैं। करेक्ट? तो ये बन गया पोजीशन यूटिलिटी। आपके पास, आपको व्हीकल ड्राइव करने आती है, व्हीकल भी है मगर व्हीकल का चाबी नहीं है, पोजीशन यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। द मोमेंट यू फाइंड दैट व्हीकल का की, obviously you will be able to derive utility out of it because you have now the key in your possession. अर्जेंटली कॉल करना है, मोबाइल चाहिए, मोबाइल है, पोजीशन यूटिलिटी। समझा? नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है? यूज करने आना चाहिए। की पोजीशन में है, गाड़ी बाहर खड़ा है, ड्राइविंग नहीं आती, क्या करोगे? अब अपने घर में बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको मोबाइल यूज करने नहीं आता है, मोबाइल पोजीशन में है, उसमें बैलेंस भी है मगर यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज टू यूज इट। ये बन जाता है नॉलेज यूटिलिटी। मतलब यू शुड हैव द नॉलेज टू गेट द यूटिलिटी आउट ऑफ इट। कितने टाइप के यूटिलिटी है? 6 टाइप्स। पहला फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा प्लेस यूटिलिटी, तीसरा टाइम, चौथा सर्विस और पर्सनल यूटिलिटी, पांचवा पोजेशन यूटिलिटी, लास्ट नॉलेज यूटिलिटी। तो अगर तुम यूटिलिटी क्या है ये पूछ रहे हो फिर से एक बार, तो इट इज नथिंग बट वांट सेटिस्फाइंग पावर। इन चीजों को कर कर अगर तुम्हारा वांट सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्लेस, टाइम, नॉलेज वगैरह, व्हाटएवर। जस्ट चेंजिंग द प्लेस यू आर एबल टू क्रिएट यूटिलिटी, तुम्हारा वांट सेटिस्फाई हो रहा है। जस्ट चेंजिंग द टाइम ऑफ कंजम्पशन, तुम्हारा वांट सेटिस्फाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको अभी बिल्कुल भूख नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बोला मैंने, तुमको अभी बिल्कुल भूख नहीं है और तुमको एकदम तुम्हारा फेवरेट वाली चीज दे दिया, सपोज तुमको मैकडी का पिज्जा, बर्गर दे दिया, ऑब्वियसली बात है आपको लगेगा कि अरे यार खाना चाहिए, बट आपके पास भूख नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? थोड़ी देर बाद खाते हैं। ये क्या हो गया? यू आर चेंजिंग द टाइम ऑफ कंजम्पशन एंड यू आर एबल टू क्रिएट यूटिलिटी आउट ऑफ इट। समझा? ऐसी सेम सर्विस, पर्सनल और पोजेशन यूटिलिटी भी होता है, नॉलेज यूटिलिटी भी होता है। करेक्ट? तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि यूटिलिटी हम क्रिएट तो कर रहे हैं, ये 6 में से कोई भी 2, 4 टाइप, व्हाटएवर 5 टाइप से हम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और अगर इनके साथ विद अ व्यू टू अर्न मनी जुड़ जाए तो उसको हम बुलाते हैं प्रोडक्शन। मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी विथ मनी मोटिव होना चाहिए। इसका मतलब
जिस चीज में मनी मोटिव लैकिंग रहेगा उसको प्रोडक्शन नहीं बुलाएंगे। जैसे कि डोमेस्टिक वर्क, घर का काम, जब आप और मैं और आप मेनली मॉम करते घर के, तो ये क्या बन गया? इज इट यूटिलिटी क्रिएशन? हाँ, इज इट यूटिलिटी क्रिएशन? यस, ऑफ कोर्स यस, बट इट्स नॉट फॉर मनी मोटिव। कैन इट बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन? नो। दूसरा, वॉलेंटरी सर्विसेज, अगेन लैक ऑफ मनी मोटिव मिसिंग हो गया, नॉट अ प्रोडक्शन। एंड सेल्फ कंजम्पशन वाले गुड्स, नॉट अ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। क्यों? मनी मोटिव मिसिंग है। यूटिलिटी तो क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्शन तो हो रहा है बोलने के लिए, मगर फिर वो मनी मोटिव मिसिंग है, इसलिए उसको प्रोडक्शन नहीं बुलाएंगे। समझे? तो दिस इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन में क्या आता है और क्या नहीं आता है आप सबको समझ गया है। तो एक खासियत बाकी जनरल लैंग्वेज का और इकोनॉमिक्स का ये है कि अगर मैं टीचर हूं, जैसे मैं टीचर हूं ऑफ कोर्स, और मैं पढ़ा रहा हूं, ये बाकी लोग बोलेंगे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट तुम लोग बोलोगे प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? सर्विस यूटिलिटी दे रहा हूँ। सिंपल बात है। और आपका वांट सेटिस्फाई कर रहा हूँ, एंड ये मनी मोटिव के साथ ही हो रहा है ऑफ कोर्स, तो ये प्रोडक्शन कहलाया जाएगा। एडवोकेट, लॉयर, सीए, डॉक्टर, इन सब का जो सर्विसेज होता है वो इकोनॉमिक्स के मुताबिक प्रोडक्शन है। नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग उसको प्रोडक्शन नहीं बोलते, जनरली हम गुड्स की चीजों को प्रोडक्शन बोलते हैं, मगर इकोनॉमिक्स में सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती है। रिमेंबर दिस, अंडरस्टूड एवरी बिट ऑफ इट? हर चीज समझिए आपको। शैल वी स्टॉप? कल आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट खत्म होगा। कल का बर्डन ज्यादा रह सकता है पढ़ाई का, इन टर्म्स ऑफ क्लास नहीं बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द नोट्स, इसलिए आज बैकलॉग मत रखना। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय बाय बाय।